हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट एक्ट जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट में आज हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कब एक एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाता है। तो ये सब चीज़ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा गाइस, और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। सर फिर से बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस हैं, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर है, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर, सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर अप्लाई है। सभी के सिलेबस में ये चैप्टर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए गाइस देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है सर, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस लॉ की फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे हमारा जो सबसे पहला एक्ट है हमारे सिलेबस में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो गाइस ये पूरा एक्ट जो है कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है गाइस, चैप्टर का नाम है इसी एक्ट का फर्स्ट चैप्टर। काफ़ी ये जो पूरा एक्ट है, ये जो पूरा कानून है गाइस, काफ़ी चैप्टर्स में डिवाइड है। तो हम इसको पढ़ेंगे आज, हम इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गाइस नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमारे चैप्टर का नाम है गाइस। पहला चैप्टर क्या है हमारा, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर है, कब कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कब कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, वॉइड मतलब कब कब कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये देखते हैं गाइस कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। क्लियर है गाइस? तो हेडिंग डाल दिया होगा आपने मेरे ख्याल से। फर्स्ट सबसे पहले आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये ईयर हमने क्यों यहाँ पे डाला है गाइस, अगर आपने इस इंट्रोडक्शन वाला, इससे पहले वाला जो पार्ट था मेरा बिजनेस लॉ का, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो आपका जो लॉ समझने का जो आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इसका जो थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ईयर मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, बट अभी फिर मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा कि ये यहाँ पे ईयर मैंने क्यों डाला है। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है गाइस? हेडिंग डाल दी, ठीक है सर। अब सर बात करेंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप बताएंगे, बात करेंगे जो एक्ट का मतलब क्या होता है सर। एक्ट किसका फॉर्म है सर? एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो मेरा इंट्रोडक्टिव पार्ट था, मैंने बताया था कि एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ। मैंने आपको बताया था कि एक्ट क्या है गाइस, सबसेट है लॉ का। या तो एक्ट को आप क्या कह सकते हैं, लॉ कह लीजिए या फिर एक्ट कह लीजिए, सेम थिंग है। लॉ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे मैं एक्ट को ही लॉ मान के चल रहा हूँ। क्लियर है गाइस? यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है, मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर की हुई है, ठीक है सर। तो अब बात है सर, ये जो लॉ है, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ इज इक्वल टू सेट ऑफ रूल्स। लॉ इज इक्वल टू सेट ऑफ रूल्स। लॉ इज इक्वल टू क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपको बताया था लॉ क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो समाज को
कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो अब मुझे बताइए गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लियर की हुई हैं कि लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है। तो लॉ का मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉ क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन अब मुझे बताइए गाइस, लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बनाते हैं या लॉ जो हम बनाते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या बिना लॉ बनाए काम नहीं चल सकता था? हम लोग शरीफ लोग हैं भाई, क्या ज़रूरत है लॉ बनाने की? लॉ बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? देखते हैं सर क्या ज़रूरत पड़ी लॉ बनाने की, समझिएगा इस। देखिए, कभी भी जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर लॉ बनता है ना, तो वो लॉ तभी बनता है जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। सर कैसी प्रॉब्लम? देखते हैं गाइस, देखते हैं। प्रॉब्लम की बात करता हूँ पहले मैं। आप जो स्कूल से पढ़ के आए हैं, अभी आप स्कूल पास आउट होके आए हैं बीकॉम में या CS या CM में, जो भी आप कर रहे हैं, स्कूल से अभी आपने पास आउट किया, तो आप ही के लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ। ठीक है सर। प्रॉब्लम देखिए गाइस, प्रॉब्लम क्या है हुई गाइस, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ बच्चे क्या होते थे गाइस, स्कूल में रोज़ लेट आते थे। एक दो दिन लेट आते हैं देखा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते थे, स्कूल से रोज़ लेट आते थे, उनको रोज़ असेंबली में खड़ा किया जाता था, रोज़ उसको पनिशमेंट दी जाती थी। बट गाइस अब इससे ना प्रिंसिपल बहुत परेशान हो गया, यार ये चीज़ें क्या हैं, क्या बार बार मेरे पास लाया जा रहा है, इन बच्चों को कंप्लेन की जा रही है। तो क्यों ना ऐसा कुछ ऐसा प्रोविज़न बनाया जाए, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दिया जिससे मेरे पास इन बच्चों को लाने की ज़रूरत ना पड़े। टीचर जो है अपने आप ही इनको वो रूल्स पढ़ा के अपने आप ही ये रूल्स बना दिए जाए, और टीचर अपने आप ही इनको पनिशमेंट दे दे या जो भी पेनल्टी लेनी है ले ले। तो सर प्रॉब्लम क्या हुई कि बच्चे हमेशा रोज़ लेट आते थे। बच्चे हमेशा क्या हो जाते थे, रोज़ लेट आते थे। बच्चे क्या होते थे, रोज़ लेट आते थे। तो प्रिंसिपल ने अपने जो मैनेजर थे स्कूल के, जो मैनेजर थे उनको बुलाया और उन्होंने कहा यार कुछ ऐसा रूल बनाओ जिससे बच्चे टाइम पे आने लग जाएं और मैं अपने काम पे ध्यान दे सकूं, मैं इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करूं। तो सॉल्यूशन ढूंढा गया। सर क्या सॉल्यूशन ढूंढा गया, बताता हूँ गाइस। तो सॉल्यूशन ढूंढा गया। सर क्या सॉल्यूशन ढूंढा गया, बता रहा हूँ गाइस। सॉल्यूशन ये ढूंढा गया कि जो भी बच्चा, सभी बच्चे को 7:30 तक टू बी रीच्ड इन स्कूल, टिल 7:30 टू बी रीच्ड इन स्कूल, यानी कि सभी बच्चे को 7:30 बजे तक स्कूल के अंदर आ जाना है। ये रूल बनाया गया। ओके, अगर कोई बच्चा 7:30 बजे तक स्कूल नहीं आ पाता है, 7:30 बजे तक स्कूल नहीं आ पाता है, तो इसको एक वैलिड रीज़न देना होगा लेट आने का। उसको एक वैलिड रीज़न देना होगा लेट आने का। गिव द वैलिड रीज़न देना होगा एक। ठीक है सर। और फिर भी अगर वो वैलिड रीज़न नहीं दे पाता तो उसको क्या देना होगा, उस बच्चे को पेनल्टी देनी होगी 10 रुपये। मान लीजिए ये रूल्स बना दिया गया, और इस रूल को, ये जो 3 रूल्स बनाए गए, इसको एक लिस्ट वाइज लिख दिया गया, और इसको कहाँ पे भेजा गया, इसको प्रिंसिपल के पास भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया गाइस, ध्यान दे दीजिएगा। इसको कहाँ पे भेजा गया, इसको प्रिंसिपल के पास भेजा गया। प्रिंसिपल इस बात से एग्री हो गया, और प्रिंसिपल ने इस बात से एग्री होने के बाद यहाँ पे अपने क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। अब सिग्नेचर करने के बाद जो अथॉरिटी थी स्कूल में, ऑथराइज पार्टी कौन होता है, प्रिंसिपल ही होता है, प्रिंसिपल के ही साइन चलते हैं। तो जब ये प्रिंसिपल ने इसके ऊपर साइन कर दिया, इट मीन्स अब ये स्कूल का क्या बन गया गाइस, रूल बन गया। तो जब स्कूल का ये रूल बन गया, इट मीन्स ये स्कूल के लिए क्या बन गया, एक तरह से लॉ बन गया, स्कूल का लॉ बन गया। इसमें देश की लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल का ये लॉ बन गया। तो जब ये स्कूल का लॉ बन गया, तो अब हर एक बच्चे को इसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो लॉ बनाने की या रूल्स बनाने की, लॉ इट मीन्स गाइस क्या बन गया, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए। और लॉ क्या होता है गाइस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस जब ये लॉ बन गया, तो अब सब बच्चे को ये क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी प्रिंसिपल को, तो लॉ बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी प्रिंसिपल को क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा गया, और उसके बाद प्रिंसिपल ने उस पर एग्री किया, और फिर वो क्या बन गया, एग्री करने के बाद वो हमारा क्या बन गया गाइज, वो हमारा लॉ बन गया स्कूल का। ऐसे ही गाइज अब मैं देश की, यानी कि अब मैं
गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बनाए जाते हैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर समझते हैं कि लॉ को क्यों बनाया जाता है। ये तो मैंने एक स्कूल का एग्जांपल लिया जो आपकी लाइफ से रिलेट करके, ताकि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है सर, अब समझिएगा इस आज से 100 साल पहले चले जाइए, जब आपके दादा परदादा की जब आपके दादा परदादा हुआ करते थे। तो अब मुझे बताइए सर, क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे बताइए गाइस, क्या उस टाइम पे इतने ही एक्सीडेंट्स होते थे जितने आज के टाइम पे होते हैं? जितने एक्सीडेंट आपके टाइम पे या आज के टाइम पे हो रहे हैं, क्या उतने ही एक्सीडेंट उस टाइम पे होते थे? नहीं सर, उस टाइम पे तो गाड़ियाँ ही नहीं थी। ऑब्वियसली तो गाड़ियाँ नहीं थी, तो गाइस एक्सीडेंट भी नहीं होते थे। तो एक्सीडेंट नहीं होते थे तो रूल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी गवर्नमेंट को। लेकिन जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ने लग गई, जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ने लग गई, तो एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई। तो प्रॉब्लम क्या राइज हुआ? गाइस, एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा गया। सर क्या सॉल्यूशन ढूंढा गया? तो सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया? ट्रैफिक रूल्स बनाए गए। कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए गए और इस ट्रैफिक रूल्स को, सारे ट्रैफिक रूल्स मोटे मोटे लिखे गए और फिर इसको एक रूल बुक में लिख दिया गया। किस में लिख दिया गया गाइस? रूल बुक में। रूल बुक मतलब इसको एक बिल बना दिया गया। बताया था गाइस मैंने आपको कि लॉ बनाने का सबसे इनिशियल स्टेज क्या होता है। मैंने आपको बताया था गाइस, एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। लॉ बनाने का सबसे इनिशियल स्टेज क्या होता है? बिल बनाया जाता है। और बिल बनाने के बाद वो पहले लोअर हाउस में जाता है, फिर अपर हाउस में, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो फिर वो लॉ या फिर एक्ट बन जाता है। और जिस ईयर में वो उस पे साइन करते हैं वही ईयर क्या लग जाता है? उस एक्ट के पीछे लग जाता है। तो गाइस, जब ये रूल बुक बनाई गई यानी कि बिल बनाया गया, तो इस बिल को कहाँ पे भेजा गया? इस बिल को भेजा गया इस पार्लियामेंट में। इस बिल को कहाँ भेजा गया? पार्लियामेंट में भेजा गया। और जब ये बुक जो है पार्लियामेंट से पास हो गई, मतलब दोनों पार्लियामेंट से पास आउट हो गई, दोनों पार्लियामेंट ने डिस्कस करके इस बात पे एग्री कर दिया, तो फिर इसको कहाँ भेजा गया गाइस? तो फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया। और प्रेसिडेंट ने जब इस बात से एग्री करके इसके ऊपर क्या कर दिया गाइस? अपने सिग्नेचर कर दिए, तो फिर ये क्या बन जाता है गाइस? तो फिर ये हमारा बन जाता है एक्ट। यही तो प्रोसेस होता है गाइस, यही प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो गाइस, जब ये एक्ट बना, तो जिस साल में उन्होंने प्रेसिडेंट ने साइन किया था वो साल इसके पीछे लग जाएगा। और ये जो एक्ट है किससे रिलेटेड है गाइस? मोटर व्हीकल से रिलेटेड है। तो इसको नाम दे दिया गया मोटर व्हीकल एक्ट। इसको क्या नाम दे दिया गाइस? मोटर व्हीकल एक्ट इसको नाम दे दिया गया। तो इसलिए हमें कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई प्रॉब्लम कभी भी अराइज होती है तो हमें क्या पड़ती है ज़रूरत गाइस? लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उस प्रॉब्लम को रोका जा सके। ठीक है सर, अब बात करते हैं गाइस अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो समझिए गाइस, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ते चले गए, तो ऐसे ही गाइस अब प्रॉब्लम क्या हुई समझिएगा। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुना होगा, और आप लोगों ने काफ़ी बार या आपके पेरेंट्स ने काफ़ी बार कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट में, बट मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी को पैसे दिए और मैंने बोला उससे कि भाई मेरे लिए घर बना देना, उसने घर नहीं बनाया और वो पैसे लेके भाग गया, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो ये क्या प्रॉब्लम्स हुई, यानी कि मुझे अपने बिजनेसेस में, जो मेरे बिजनेस थे या कॉमर्स में जो मेरे बिजनेस थे, उसमें क्या प्रॉब्लम अराइज हुई गाइस? उसमें भी प्रॉब्लम अराइज होनी स्टार्ट हो गई। सर क्या प्रॉब्लम अराइज हुई? फ्रॉड्स बढ़ने लग गए, लोग धोखा देने लग गए, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स बढ़ने लग गए। अब हर बार कोर्ट में जाना पड़ता था, सर इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो लोगों को लगा यार वैसे ही इतने केसेस हमारे पास पेंडिंग पड़े होते हैं, इंडिया है सर, पेंडिंग पड़ा होता है, आपको पता है इंडिया में कुछ भी चीज़ जल्दी नहीं होती। तो लॉ ने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाए कि ये फ्रॉड हो ही ना। कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाए ताकि उस रूल्स के डर से
उस रूल्स के डर से लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड ना करें, ठीक है सर। तो सर फ्रॉड होने की वजह से उन्होंने क्या बनाए, तो बिजनेसेस में कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने लग गया, कुछ फ्रॉड्स वगैरह बढ़ने लग गए। तो ये प्रॉब्लम था हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होने लग गए, फ्रॉड्स वगैरह बढ़ने लग गए। तो कुछ रूल बनाए गए, यानी कि रूल बुक बनाया गया, एक रूल बुक बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, एक बिल बनाया गया। इस बिल को कहाँ पे भेजा गया गाइस, इस बिल को पार्लियामेंट में भेजा गया। और जब ये बिल पार्लियामेंट से क्या हो गया गाइस, पास हो गया, तो इसको कहाँ पे भेजा गया, तो इसको प्रेसिडेंट सर के पास भेजा गया। और जब प्रेसिडेंट ने इनकी इस एक्ट के ऊपर, यानी कि जो आपकी बिल है इसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दिया, इसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दिया, तो वो क्या बन गया सर, तो वो हमारा एक्ट बन गया, एक्ट बन गया। और इस एक्ट को नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये ईयर क्यों लगाया, बताया गाइज, जिस ईयर में प्रेसिडेंट एक्ट के ऊपर सिग्नेचर करते हैं वही ईयर एक्ट के पीछे लग जाता है। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्माण हुआ या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। तो आई होप गाइज यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया है और कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्माण हुआ। क्योंकि गाइज कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होने लग गए, बिजनेस में काफी सारे फ्रॉड्स होने लग गए, तो हमारी प्रॉब्लम क्या अराइज हुई कि फ्रॉड्स बढ़ने लग गए बिजनेसेस में। उसी को देख के गवर्नमेंट को एक कानून बनाना पड़ा, कुछ रूल्स बनाने पड़े, और उसी रूल्स को बोला गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 क्यों लगाया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने 1872 पे ही इस पे सिग्नेचर किया था। क्लियर है गाइज यहां तक, ठीक है सर। सर 1872 बहुत ही पुराना लॉ है गाइज। उस टाइम पे तो हम लोग आजाद भी नहीं थे, उस टाइम पे हम किसके गुलाम थे, उस टाइम पे हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो क्या ये जो कानून है इंग्लिश पार्लियामेंट में, यानी कि इंग्लैंड वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाई गई थी? नहीं सर, ये बनाई तो कहां पे गई थी, ये बनाई तो गई थी इंडियन पार्लियामेंट में ही। ये बनाई तो कहां पे गई थी गाइज, ये जो एक्ट है ये बनाया गया था इंडियन पार्लियामेंट में ही। बट किन लोगों ने बनाया था, बट बनाया किन लोगों ने था गाइज, बनाया ब्रिटिशर्स ने था। तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये किस पार्लियामेंट में बनाया गया था, तो बनाया गया था गाइज ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट में ही। बट किन लोगों के द्वारा बनाया गया था, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट बनाया गया था। तो आई होप गाइज पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया, क्या रीजंस थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने के पीछे। यहां तक कोई दिक्कत है गाइज? नहीं सर, पक्का? जी सर, ओके। अब देखिए गाइज, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना लिया गया, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बना लिया गया तो क्या क्या चीजें हुई। जब गाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्टिंग में बनाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हुआ, काफी सारे रूल्स बना दिए गए और रूल बुक जो बनाई गई वो काफी मोटी हो गई, काफी मोटी हो गई, मतलब काफी सारे रूल्स लिख दिए गए। तो गाइज अगर मैं बात करूं तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना गाइज, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का निर्माण हुआ, यानी कि जब ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो गाइज काफ़ी चीज़ें थी इसमें। इसमें टोटल 266 सेक्शंस थी। कितने सेक्शंस थे गाइज टोटल? 266 सेक्शंस थे, यानी कि 266 रूल सेटअप किए गए थे, 266 चीज़ों के बारे में बताया गया। तो बाद में गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि यार इसको थोड़ा सा बर्डन कम किया जाए, चीज़ों को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही इन्वॉल्व कर दिया गया। तो बाद में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यार इसको थोड़ा सा कम किया जाए। ठीक है सर। तो पहले मैंने आपको बताया गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस थे, 266 सेक्शंस थे। तो देखते हैं गाइस कौन से सेक्शंस में क्या क्या था। तो गाइस 0 से 1 से लेके 75 तक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था।
ये सारी चीज़ें बात करेंगे गाइस सेक्शंस की। बस मैं यहाँ पे अभी लिखवा रहा हूँ आपको कि हमारे पास कितने सेक्शंस थे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा मन में गाइस जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बट जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, उसी हिसाब से बस पढ़ते जाइए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट मैं आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ। इस सब चीज़ें फोकस नहीं करना कि ये सेक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होती है। सब चीज़ को बस आप नोट डाउन करते जाइए, आपके नॉलेज के लिए बस ये। तो पहले से लेके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें की गई। फिर 76 से लेके गई 123 सेक्शंस तक उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात की गई जहां पे आप सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, 76 से लेके सेक्शन 123 तक उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में रूल्स बनाए गए, रूल्स मतलब लॉज बनाए गए जिसमें हम सामान को खरीदते हैं या सामान को बेचते हैं। यानी कि अगर मैं किसी को सामान बेचता हूं, उससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हो, या कोई मुझसे सामान बेचता है तो उससे खरीदता है तो उससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हो, तो उसके बारे रूल्स कहाँ लिखे गए? 76 से 123 में। ठीक है सर। 124 से 238 तक कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात की गई। सर वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं बताऊंगा गाइज। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसीज, इनके बारे में बात की गई सेक्शन 124 से 238 में। कि अगर आपको किसी सामान की गारंटी दी गई लेकिन बाद में धोखा कर दिया गया, फ्रॉड हो गया, कुछ भी किसी भी टाइप का फ्रॉड हो गया, या किसी एजेंसी ने आपको धोखा दे दिया, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि जिससे आपने एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने आपको धोखा दे दिया, तो उसके बारे में बात की गई सेक्शन 124 से 238 तक। ठीक है सर। उसके बाद 239 से गई 266 तक किसके बारे में बात की गई है? फिर बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। उसके बाद बात की गई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपने किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की। आपने किसी के साथ बोला, अपने दोस्त के साथ चलिए कुछ काम स्टार्ट करते हैं, और आपने उसको अपने बिजनेस में क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। बट उसने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, या आप ही ने उसके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए वो 239 से लेके 266 में उसके बारे में बात की गई है। ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत सर? नहीं सर। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़िए गाइस। तो गाइस ये बहुत ही लेंदी और बहुत ही भारी भरकम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन गया। तो 1930 में गवर्नमेंट ने क्या किया? 1930 में ये वाला जो सेक्शंस था, कौन सा सेक्शन सर? सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123, इसको हटा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया सर? हटा दिया गया, और एक नया एक्ट पास किया गया जिसको नाम दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी हमारे सिलेबस में है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। और ये कब किया गया गाइस? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसको हटाया गया 1930 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि अल्टीमेटली ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद, इसका भी जन्म कहाँ से हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हुआ था। यानी कि ओरिजिनली अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कैसे बना था, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पहले पार्ट था, फिर वहां से हटा लिया गया और फिर एक नया एक्ट पास किया गया। ठीक है सर। बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट के बारे में बाद में। हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पे अभी लिमिटेड रहना है, तो ज़्यादा मैं यहाँ बताऊंगा नहीं आपके बारे में। ठीक है सर। फिर सर 2 साल के बाद गवर्नमेंट को फिर लगा नहीं, अभी भी बच्चों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, अभी भी कुछ कम करना चाहिए। तो क्या किया गया गाइस? एक 1932 में, यानी कि 2 साल बाद, इस एक्ट यानी कि 239 से लेके 266 तक जो सेक्शंस थे पार्टनरशिप से रिलेटेड, इसको भी अलग कर दिया गया और एक नया एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो गाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो भी हमारे सिलेबस में, जिसको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बाद पढ़ने वाले हैं। इसका भी ओरिजिनली कहाँ से ये जनरेट हुआ है? ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही जनरेट हुआ है। तो ये भी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, बट अभी हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे डील करना है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 और 124 से 238, बस यही चीज़ें हमें पढ़नी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहाँ तक क्लियर है गाइज? कोई बात? सारी बातें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं सर। पक्का? जी सर। श्योर? जी सर। ओके, अब हम बात करेंगे अपने
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। ठीक है सर, तो दोबारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडिंग गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमारा एक्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसको मैंने काफ़ी चैप्टर्स में डिवाइड किया है, मैंने बताया है। तो आज हम बात करेंगे कौन से चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर यानी कि नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है सर, तो गाइज बात करते हैं गाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और कॉन्ट्रैक्ट की क्या होता है। बट गाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है कब लागू किया गया था, यानी कब इम्प्लीमेंट किया गया था, पहले वो लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात की गई है। तो सेक्शन 1 में बताया गया, सेक्शन 1 में बताया गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया है। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 सितंबर 1872 को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, इट मीन्स जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बनाया गया गाइस, तो ये 1 सितंबर 1872 को पूरे इंडिया में लागू हो गया। यानी कि जो भी अब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 सितंबर 1872 के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखे गए हैं और उसी के अंडर सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उससे बाहर जाके अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया या उस जो रूल्स इसमें लिखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर उसको नहीं माना तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात यहां तक क्लियर आ गई होगी समझ में? जी सर। और सर ये कब कहां तक पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ है बट जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ है? तो सर जम्मू कश्मीर में अप्लाई क्यों नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर में अप्लाई ना होने का एक रीजन था, वहां पे गए सेक्शन 372 लागू है। सर ये सेक्शन 372 क्या है? सॉरी सेक्शन 370, वहां पे कौन सा सेक्शन लागू है गाइस? सेक्शन 370 लागू है। तो सर ये सेक्शन 370 क्या है गाइस? ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूं मोटा मोटा क्या है सेक्शन 370। सर सेक्शन 370 क्या है कि जम्मू कश्मीर में वो सभी कानून सिर्फ आपके फाइनेंस से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड या फिर फॉरेन से रिलेटेड, इनको छोड़ के अगर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है फाइनेंस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड और फॉरेन से रिलेटेड, अगर इन 3 सेक्टर्स को छोड़ के अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बनाया या कोई भी एक्ट पास किया तो वो एक्ट जम्मू कश्मीर में तभी लागू किया जाएगा जब स्पेशल जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट उस बात को एग्री कर देगी। बात आ रही है समझ में गाइस क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। किस स्टेट को छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ के। क्यों नहीं लगा सर? तो सर सेक्शन 370 होने की वजह से वहां पे ये अप्लाई नहीं किया गया। सर क्या है सेक्शन 370? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इस पे इतना कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। बट मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि इंडियन गवर्नमेंट अगर फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन से रिलेटेड छोड़ के कोई भी लॉ बनाती है तो उसके लिए पहले आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, अब कुछ चीजें चेंजेस हो गई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बना दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गए? अलग अलग हो गए। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और जम्मू कश्मीर एक स्टेट बन गया। तो गाइस जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो गाइस अब यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो गई हैं बट हमें उस पर जाना नहीं है इतना डीप में। बस आपको यहाँ पे इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया था जम्मू कश्मीर को छोड़ के और 1 सितंबर 1872 को ये लागू किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो सर बताइए?
बताइए गाइस, नहीं सर, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये बताइए। बात करते हैं गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने अपने लाइफ में बहुत बार सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार वर्ड सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो सर पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्या डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। बस खत्म, खत्म गाइस, खत्म, यहीं पे खत्म कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात कर रहे हो सर, ये टच्चू सा डेफिनेशन, बिल्कुल सर। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बचता ही नहीं है, इतना ही है कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सर समझ में कुछ नहीं आया, बिल्कुल सर, पता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सर इसको ना समझने के लिए दो चीजें आपको अलग अलग समझनी पड़ेंगी। सर क्या क्या समझना पड़ेगा, तो सर आपको अलग से समझना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या होता है, और फिर समझना पड़ेगा इनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। तो यानी कि हम इन डेफिनेशन को तोड़ के सीखेंगे। तोड़ के कहने का मतलब इसको अलग अलग पार्ट में इस पूरे डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ गाइस, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस डेफिनेशन को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या पढ़ सकता हूं गाइस मैं, एन एग्रीमेंट फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे गाइस, इनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये हमें किसके लिए पढ़ना है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ना है। ये दो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। पहले समझना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या होता है, और फिर हमें समझना है कि इनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। तो पहले एक बार इसको लिख लीजिएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसकी डेफिनेशन मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा गाइस, किस सेक्शन में आता है ये क्या चीज़ें, बट यहाँ पे समझने के लिए पहले ये लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट प्लस में इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक, ठीक है सर, आगे बढ़े, ठीक, ओके। अब देखते हैं गाइस, पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को समझिए गाइस, एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है सर, कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है सर। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये राम है और ये मोहन है, ये राम है और ये मोहन है। राम ने मोहन से कहा, भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूँ। राम ने मोहन से कहा, भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूँ, क्या तू लेगा। राम ने मोहन से कहा, भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूँ, क्या तू लेगा। राम ने क्या कहा मोहन से, गाइस मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूँ, क्या तू लेगा। ये मान लीजिए गाइस कार है, ये मान लेते हैं एक कार है, ठीक है। तो राम ने क्या कहा, भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूँ, क्या तू लेगा। तो मोहन ने कहा, अरे यार बहुत बढ़िया कार है, क्या बात होगी। मोहन ने भी कहा, बिल्कुल भाई मैं तेरी कार लेने के लिए तैयार हूँ, बट मैं तेरी कार फ्री में नहीं लूँगा, इसके लिए तुझे कुछ ना कुछ पैसे लेने होंगे, बता कितने रुपए में तू मुझे अपनी कार बेचेगा। तो राम ने उसे बोला कि भाई मैं तुझे अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच दूंगा। तो मोहन ने कहा, अरे बहुत बढ़िया कार है, 2 लाख रुपए में तो यार ठीक है भाई, मैं तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है सर, मैं तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। समझिएगा गाइस यहाँ तक। राम ने मोहन से क्या बोला कि भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूँ, क्या तू लेगा।
मोहन ने कहा हाँ भाई मैं तुझसे कार लेने के लिए तैयार हूँ, कितने रुपए में तू मुझे अपनी कार देगा? राम ने कहा भाई मैं तुझे 2 लाख रुपए में अपनी कार देना चाहता हूँ, क्या तू लेने के लिए रेडी है? मोहन ने कहा हाँ भाई मैं तुझे अपनी कार देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है सर। तो अब देखिए गाइज, इस वाले केस को पहले छोड़िए, पहले राम वाले केस को समझते हैं। राम ने मोहन से क्या कहा कि भाई मैं तुझे कार देना चाहता हूं, तो यानी कि राम ने क्या ऑफर दिया? राम ने मोहन को क्या ऑफर दिया? राम ने मोहन को क्या ऑफर दिया? ऑफर टू सेल द कार। राम ने क्या ऑफर दिया? ऑफर टू सेल द कार। राम ने मोहन को क्या ऑफर दिया गाइस? ऑफर टू सेल द कार। राम ने क्या बोला? भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूं, क्या तू कार लेगा? तो मोहन ने कहा हाँ भाई मैं तुझसे कार लेने के लिए तैयार हूं। तो सर एक्सेप्ट किसने किया? तो एक्सेप्ट बाय मोहन, एक्सेप्ट बाय मोहन। तो कह सकता हूं अल्टीमेटली ऑफर किसने दिया था? राम ने। राम ने मोहन से कहा भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूं, क्या तू लेगा? तो ये ऑफर किसने दिया? ऑफर बाय राम। ऑफर किसके द्वारा दिया गया गाइस? राम के द्वारा दिया गया। ठीक है सर, ओके। मोहन ने कहा हाँ भाई मैं तेरी कार लेने के लिए तैयार हूं। मोहन ने क्या बोला? हाँ भाई मैं तेरी कार लेने के लिए तैयार हूं। तो एक्सेप्ट किसने किया? एक्सेप्ट बाय मोहन। यही तो सिनेरियो बना गाइस इस वाले केस को। अगर मैं नीचे वाले पार्ट को अभी छोड़ू, मोहन के पैसे वाली बात को, तो अभी तक क्या चीजें हुई हैं? राम ने कार देने के लिए बात की मोहन से, और मोहन ने उसको बोला हाँ भाई मैं तेरी कार लेने के लिए तैयार हूं। तो अल्टीमेटली क्या क्या चीजें हुई यहाँ पे? अल्टीमेटली एक तो ऑफर दिया गया और दूसरा क्या किया गया गाइस? एक्सेप्ट किया गया। यही दो चीजें तो हुई हैं। एक साइड से ऑफर दिया गया और दूसरी साइड से उस ऑफर को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा कोई चीज हुई है क्या? नहीं सर। तो सर अल्टीमेटली जब एक साइड से ऑफर और जब एक्सेप्टेंस, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट अगर मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो वो क्या बन जाता है? तो वो क्या बन जाता है गाइस? सर वो तो एग्रीमेंट बन जाता है। नहीं सर, वो एग्रीमेंट नहीं बनता, वो बन जाता है प्रॉमिस। ओहो, ये क्या बला आ गई सर? प्रॉमिस? जी सर, ये क्या बात हुई सर? हमने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले बताया गया कि एग्रीमेंट को समझो, फिर जब हमने एग्रीमेंट समझना स्टार्ट किया तो हमें क्या बढ़ा दिया गया? प्रॉमिस बता दिया गया। ये क्या बात हो गई सर? देखते हैं गाइस, देखते हैं इसको भी। धीरज रखिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। तो ऑफर दे दिया गया, एक्सेप्टेंस दे दिया गया, फिर जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिले तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है सर? नहीं सर। यानी कि जब एक साइड से ऑफर दिया गया और किसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। ठीक है सर, आगे बढ़े। ठीक है, अब समझिए गाइस। अब मोहन ने उसको क्या बोला कि भाई मैं तेरी कार तो लूंगा लेकिन मैं तुझे उसके बदले पैसे भी दूंगा। लेकिन मैं उसके बदले तुझे क्या दूंगा? पैसे भी दूंगा। तो राम ने कहा ठीक है। तो गाइस अब यहां पे क्या हो रहा है? इस केस में जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब यहां पे ऑफर कौन दे रहा है? ऑफर टू पे मनी। ऑफर टू पे मनी। मोहन ने क्या बोला? भाई मैं तेरी कार लेने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं तेरी कार फ्री में नहीं लूंगा, मैं उसके बदले तुझे कुछ ना कुछ पैसे दूंगा। तो यहां पे ऑफर किसने दिया सर? यहां पे ऑफर किसने दिया? मोहन ने दिया। और इस ऑफर को एक्सेप्ट किसने किया? इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है गाइस राम ने। राम ने बोला ठीक है भाई, तू मुझे पैसे दे दे, मैं तुझे अपनी कार देने के लिए दे दूंगा। तो यहां पे ऑफर किसने दिया गाइस? मोहन ने दिया। राम ने ऑफर दिया था उसको कार बेचने का, वो मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया। बात वहां पे एक प्रॉमिस खत्म हो गया। दूसरे फिर मोहन ने बोला भाई मैं तेरी कार ऐसे नहीं लूंगा, मैं तुझे उसके बदले कुछ पैसे भी देना चाहता हूं। राम ने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे पैसे लेने के लिए रेडी हूं। तो गाइस यहां पे ऑफर किसने दिया? मोहन ने दिया। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट प्रॉमिस ये रहा हमारा। ठीक है, फिर यहां पे ऑफर बाय मोहन। मोहन ने ऑफर दिया था क्या सर? पैसे का। ठीक है, एक्सेप्ट किसने किया है सर? एक्सेप्ट बाई राम। एक्सेप्ट बाई
राम, है ना सर। तो इट मीन्स यहाँ पे भी एक ऑफर हुआ है अल्टीमेटली, और यहाँ पे भी एक एक्सेप्टेंस आई है, यहाँ पे भी क्या है, ये एक एक्सेप्टेंस आई है। तो मैंने आपको बताया कि जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, जब एक ऑफर क्या हो जाएगा, इस एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है, जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है गाइस, सर वो प्रॉमिस बन जाता है। बात आ रही है समझ में गाइस, बात आ रही है समझ में। जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे ट्रांजेक्शन में ये जो चीजें हुई हैं, कितने प्रॉमिस हुई हैं, तो सर 2 प्रॉमिस हुआ है। पहला प्रॉमिस किसने दिया, पहला प्रॉमिस किसने दिया, पहला प्रॉमिस दिया राम ने, एक्सेप्ट किसने किया, मोहन ने। फिर दूसरा प्रॉमिस क्या था गाइस, मोहन ने ऑफर दिया था, एक्सेप्ट किसने किया था, राम ने। तो 2 प्रॉमिसेस आ गए, ठीक है सर। तो जब दो प्रॉमिसेस एक साथ मिल जाते हैं, जब 2 प्रॉमिसेस एक साथ मिल जाते हैं, जब 2 प्रॉमिसेस एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। जब 2 प्रॉमिसेस एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। बात आ रही है समझ में गई यहां तक। जब 2 प्रॉमिसेस एक साथ मिलते हैं, व्हेन द 2 प्रॉमिसेस मीट टू ईच अदर देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। जब 2 प्रॉमिसेस एक साथ मिल गए तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ठीक है सर। अब एक और केस समझते हैं गाइस, ठीक है सर, एक और केस लिखे मेरे साथ, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। राम ने मोहन से प्रॉमिस किया, यानी कि राम ने मोहन को ऑफर दिया कि भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूं। राम ने क्या ऑफर दिया, मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूं, मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूं। मोहन ने श्याम को बोला कि भाई मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा, लोन एज अ लोन, बाद में पे कर देना, बाद में पे कर देना। तो सर यहां पे कितने प्रॉमिस हैं बताइए, यहां पे कितने प्रॉमिस हैं। तो सर राम ने ऑफर दिया, राम ऑफर्स टू मोहन, राम ऑफर्स टू मोहन, राम ने क्या किया, ऑफर दिया। राम ऑफर्स टू मोहन एंड एक्सेप्टेड बाय मोहन, एक्सेप्ट ने बोला, मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड बाय मोहन। राम ऑफर्स टू मोहन, राम ने मोहन को ऑफर दिया, भाई मैं तुझे अपनी कार देना चाहता हूं, क्या तू लेगा। मोहन ने कहा हाँ भाई मैं तुझसे कार लेने के लिए तैयार हूं। तो ऑफर किसने दिया, राम ने दिया। एक्सेप्ट किसने किया, मोहन ने किया। तो क्या ये प्रॉमिस है, जी सर, एक प्रॉमिस तो हो गई बात, ठीक है, ओके। अब मोहन ने श्याम को बोला भाई मैं तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूं। मोहन ऑफर्स टू श्याम, मोहन ने श्याम को बोला कि भाई मैं तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्या तू लेगा। एक्सेप्टेड बाय श्याम, श्याम ने कहा हाँ भाई पैसे किसको बुरे लगते हैं, मैं तेरे से 2 लाख रुपए लेने के लिए तैयार हूं। मोहन ने श्याम को ऑफर कर दिया कि भाई मैं तुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्या तू लेगा। श्याम ने बोला बिल्कुल भाई मैं तेरे से पैसे लेने के लिए तैयार हूं। तो इट मींस ये भी एक प्रॉमिस है, ये भी एक प्रॉमिस है, क्योंकि ऑफर मोहन ने दिया, एक्सेप्ट श्याम ने दिया। श्याम ने किया, और मैंने आपको बताया जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो इट मींस यहां पे भी 2 प्रॉमिसेस हो गए सर, यहां पे भी 2 प्रॉमिस हो गए। एक प्रॉमिस ये रहा, दूसरा प्रॉमिस ये है। क्या ये भी एक एग्रीमेंट है सर, क्या ये भी एक एग्रीमेंट है सर। बिल्कुल, आपने बताया था सर हमें कि जब 2 प्रॉमिसेस एक साथ जुड़ जाए तो वो भी एक एग्रीमेंट कहलाता है। बट सर दिस इज नॉट अ एग्रीमेंट, यहां पे 2 प्रॉमिस तो हुए हैं लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है सर। ऐसा क्यों गाइज, जब 2 प्रॉमिसेस एक साथ मिल जाएं तो वो एग्रीमेंट बनते हैं, लेकिन वो प्रॉमिसेस एक दूसरे के बदले में होना चाहिए सर। मतलब देखिए, मतलब का क्या मतलब कहना चाह रहा हूं गाइज मैं, यहां पे राम ने ऑफर दिया था और मोहन ने एक्सेप्ट किया था, या मोहन ने ऑफर दिया और राम ने एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि राम कार दे रहा था मोहन को और मोहन उसके बदले में क्या दे रहा था,
पैसे दे रहा था। तो दो प्रॉमिस हुए हैं और दोनों एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के बदले में हुए हैं। तो इट मीन्स जब दो प्रॉमिसेस एक साथ हों, एक साथ मिल जाए और वो दोनों प्रॉमिसेस एक दूसरे के बदले में होने चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट बन सकता है। देखिएगा जिस वाले एग्जांपल को, एक प्रॉमिस तो राम ने मोहन को दी, राम और मोहन के बीच में हुआ, बट दूसरा प्रॉमिस मोहन और श्याम के बीच में हुआ, जबकि दूसरा प्रॉमिस होना किसके बीच में चाहिए था? मोहन और राम के बीच में ही होना चाहिए था, तभी वो एग्रीमेंट बनता। बात आ रही है समझ में गाइस? व्हेन द टू प्रॉमिसेस मीट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बदले में जब दो प्रॉमिसेस मिलते हैं तभी वो एग्रीमेंट बनता है। बात को समझिए गाइस, व्हेन द टू प्रॉमिसेस मीट टू ईच अदर देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। बट जब दो प्रॉमिसेस अलग अलग लोगों के साथ किए जाते हैं तो वो एग्रीमेंट नहीं बनता है, इट मेयरली अ प्रॉमिस। बात आ रही है समझ में गाइस? जी सर, पक्का जी, कोई डाउट यहां तक? नहीं सर, एग्रीमेंट आ गया होगा समझ में गाइस? बिल्कुल सर, एग्रीमेंट आ गया होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है सर। जब दो प्रोमिसेस आपस में एक साथ मिले तो वो क्या कहलाता है गाइस? जब दो प्रोमिसेस एक साथ आपस में मिलते हैं और वो या एक दूसरे के बदले में होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। देखते हैं गाइस आगे। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख लें एक बार, ठीक है सर। तो एग्रीमेंट की एक डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ गाइस, ठीक है। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखिए गाइस मेरे साथ, ठीक है सर। एग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब है सर? तो एग्रीमेंट कहता है अकॉर्डिंग, लॉ कहता है हमें से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। सर सेक्शन 2 और सब सेक्शन ई का मतलब क्या होता है सर? सेक्शन ना, अब देखिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ऐसे ही गाइस लॉज में सेक्शन बोला जाता है। पैराग्राफ को क्या बोलते हैं? एक तरह से हम सेक्शन बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पैराग्राफ का सेकंड पार्ट देखो। तो यानी कि सेक्शंस का ही सब पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है ई। जैसे कि पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट देखिए तो सेक्शन का सेकंड, सब सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। जब आप कोई चीज़ बाहर लिखते हैं तो वो सेक्शन कहलाता है, और जब चीज़ आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो हमारा सब सेक्शन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन ई कहता है, क्या कहता है सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है एवरी प्रॉमिस, ये डेफिनेशन है गाइस हमारी, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises which form the consideration for each other is an agreement. क्या मतलब है सर? एक वर्ड आया गाइस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। ये ध्यान दीजिएगा गाइस यहाँ पे, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। सर सेट ऑफ प्रॉमिसेस का मतलब क्या है? जब दो प्रॉमिसेस आपस में मिल जाते हैं, जब दो प्रॉमिसेस आपस में मिल जाते हैं तो इसको ही बोला जाता है गाइस सेट ऑफ प्रॉमिस। व्हेन द टू प्रॉमिसेस मीट देन इट बिकम सेट ऑफ प्रॉमिसेस। When the two promises meet then it becomes set of promises. तो जो दो promises आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है गाइस? हमारा set of promise बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है विच फॉर्म द, तो सर क्या ये अभी एग्रीमेंट हो गया, दो प्रोमिसेस मिल गए? तो नहीं सर, एक और कंडीशन वैलिड होनी जरूरी है। क्या सर? वो प्रोमिसेस एक दूसरे के बदले में होने चाहिए। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब क्या है? बदले में। क्या मतलब है गाइस कंसिडरेशन का? बदले में। तो कहता है हर एक प्रॉमिस या और हर एक
सेट ऑफ प्रॉमिस जो वो एक दूसरे के बदले में होते हैं, फॉर ईच अदर एक दूसरे के बदले में, इज एन एग्रीमेंट। जब दो प्रोमिसेस एक दूसरे के बदले में किए जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। आ गई होगी बात समझ में, गई इस एग्रीमेंट एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। जब राम ने मोहन को ऑफर दिया था और मोहन ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर मोहन ने राम को ही ऑफर दिया और राम ने उसको एक्सेप्ट किया, दो प्रोमिसेस आपस में बने तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट कहलाता है। तो सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, सर क्या ये सेक्शन याद करना जरूरी है? सर बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए, सीएस और सीएमए से जुड़े हुए हैं तो आपको सेक्शन याद करना मस्ट है। तो गाइस बात आ गई होगी समझ में। गाइस हर एक प्रॉमिस या हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के बदले में होते हैं वो हमारा एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी थी सर, दो चीजें पढ़नी थी। क्या क्या सर? एग्रीमेंट पढ़ना था, वो हम पढ़ चुके हैं। साथ में क्या पढ़ना था? साथ में इनफोर्सिबल बाय लॉ पढ़ना था। इनफोर्सिबल बाय लॉ पढ़ना था। इनफोर्सिबल बाय लॉ पढ़ना था, यही तो पढ़ना था गाइस, यही तो पढ़ना था। ठीक है, तो सर एग्रीमेंट तो हम समझ गए। अब सर इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है? तो इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, सर मतलब क्या है? इंटेंशन, पहले इसकी मतलब समझिएगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन करने का मतलब है कानूनी कार्यवाही करने की इच्छा रखना। इंटेंशन टू क्रिएट का ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कानूनी कार्यवाही करने की इच्छा रखना। कानूनी कार्यवाही करने की इच्छा रखना। नहीं मतलब समझ में आया सर? बात समझाता हूँ गाइस। एग्रीमेंट समझ में आ गया है सर? जी सर, समझते हैं गाइस, एक सेकंड इसको। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है आपका? कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा। सर कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा से क्या मतलब है? सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू, वो जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और फिर समझते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस क्या था। ठीक है सर, एक बार उस एग्जाम्पल को दोबारा देख लें। ठीक है सर, एक बार वो एग्जाम्पल दोबारा रिपीट करते हैं। सर क्या एग्जाम्पल था? ओके ठीक है, तो सर ये रहा हमारा एग्जाम्पल। राम ने क्या प्रॉमिस किया? राम ने ऑफर दिया था मोहन को कि वो उसको कार डिलीवर कर देगा, और मोहन ने क्या ऑफर किया था कि वो राम को पैसे देगा 2 लाख रुपए। ठीक है सर, यही था यही एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है सर, तो अब समझिए गाइस क्या क्या केसेस हुए। केस नंबर 1, ठीक है, केस फर्स्ट। क्या केस हुआ सर समझते हैं। ठीक है, पहला क्या था गाइस केस फर्स्ट में? राम सोल्ड कार टू मोहन। यही था गाइस। राम ने क्या ऑफर दिया मोहन को कि वो कार मोहन को बेच देगा, यही तो था। ठीक है सर, फिर मोहन ने क्या कहा था उसे? मोहन ऑफर्स टू पे ₹2 लाख। यही था गाइस। राम सोल्ड कार टू मोहन। राम ने मोहन को क्या प्रॉमिस किया कि वो उसको कार देगा, और मोहन ने क्या प्रॉमिस किया कि वो उसको 2 लाख रुपए देगा। ठीक है गाइस, ठीक है सर, ओके। अब हुआ क्या गाइस? राम ने तो मोहन को कार डिलीवर कर दी। राम ने मोहन को कार डिलीवर कर दी। राम ने मोहन को क्या कर दिया गाइस? राम ने मोहन को कार डिलीवर कर दिया। राम ने मोहन को क्या करा गाइस? कार डिलीवर कर दिया। बट मोहन ने जो ऑफर किया था उसको 2 लाख रुपए, जो वादा किया था मोहन ने 2 लाख रुपए का, वो उसने नहीं दिया, यानी कि डिफॉल्ट हो गया। राम ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, मोहन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ठीक है सर,
अब इसका एक और केस देखते हैं गाइस, एक और सर्कमस्टांसेस देखते हैं। केस 2 भी देख लेते हैं गाइस। ठीक है सर, केस 2 क्या होगा सर? राम ऑफर कार टू मोहन। राम ने क्या ऑफर दिया मोहन को? कार ऑफर करने का। और मोहन ने क्या ऑफर किया? मोहन ऑफर टू पे ₹2 लाख। ठीक है सर, तो गाइस मोहन ने तो पे कर दिया, मोहन ने राम को 2 लाख रुपए देने थे, उसने दे दिए, लेकिन राम ने कार डिलीवर्ड नहीं किया, यानी कि डिफॉल्ट हो गया ये। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट ये रहा, एक एग्रीमेंट ये रहा। पहले वाले एग्रीमेंट में किसने पूरी बात मान ली, अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया? राम ने। बट किसने बात को, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया? सर मोहन ने पूरा नहीं किया, यानी कि राम ने कार मोहन को डिलीवर कर दी जैसा उसने कहा था, बट मोहन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे किसके साथ गलत हुआ है? यहाँ पे किसके साथ गलत हुआ है गाइस? यहाँ पे राम के साथ गलत हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर राम के साथ गलत हुआ है तो राम अब मोहन के साथ क्या कर सकता है? या तो राम मोहन को गोली मार दे, लेकिन फिर वही है गाइस, लॉ बीच में आ जाता है कि इसको भी जेल मिलेगी या फिर इसको भी सजा मिलेगी। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है राम के पास? राम मोहन के खिलाफ क्या कर सकता है? कोर्ट में केस कर सकता है। राम मोहन के खिलाफ क्या कर सकता है? कोर्ट में केस कर सकता है। यही तो ऑप्शन है गाइस, या तो वो उसका मर्डर कर दे, लेकिन वहां पे फिर लॉ बीच में आ जाता है, फिर उसको भी सजा मिल सकती है। और दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? राम मोहन के खिलाफ क्या कर दे? केस कर दे। ठीक है, इसी बात को आप इंग्लिश में लिखिए, राम विल sue to मोहन। राम विल sue to मोहन। राम विल sue to मोहन। सर यहाँ पे sue का मतलब क्या है? सर यहाँ पे sue का मतलब क्या है? sue का मतलब होता है गाइस इंग्लिश में केस करना। sue का मतलब क्या है गाइस यहाँ पे? केस करना। sue का मतलब होता है गाइस केस करना। तो पहले केस में क्या था गाइस? राम के पास क्या ऑप्शन है? राम मोहन के खिलाफ केस कर सकता है, राम विल sue टू मोहन। सेकंड केस में क्या होगा गाइस? सेकंड केस में मोहन ने तो राम को 2 लाख रुपए दे दिया, यानी कि मोहन ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन राम ने कार नहीं दिया भाई। तो यहां पे किसके साथ गलत हुआ है सर? राम के साथ गलत हुआ है, मोहन के साथ गलत हुआ है? मोहन के साथ गलत हुआ है। तो मोहन राम के ऊपर केस कर सकता है? जी सर, लिखिए इसको फिर, मोहन विल sue टू राम। मोहन विल sue टू राम। और मैंने आपको बताया sue का मतलब क्या है गाइस? केस करना। sue का मतलब क्या है? केस करना। तो यानी कि मोहन विल sue टू राम। तो गाइस दोनों केस बनाने का मेरा मतलब क्या था? तो गाइस यहां पे क्या मतलब है? पहले केस में मोहन ने डिफॉल्ट किया तो राम ने उसके ऊपर केस कर दिया। दूसरे केस में राम ने डिफॉल्ट किया तो मोहन ने उसके ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया। तो इट मींस दोनों ही पार्टी की क्या इच्छा है? क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा है कि दोनों ही पार्टी चाहती है कि अगर किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया या किसी भी पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो वो उसके ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। तो इसको ही बोला जाता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जब दो पार्टी आपस में कोई एग्रीमेंट करे, एग्रीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया गाइस क्या होता है? जब दो प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस विद कंसिडरेशन टू ईच अदर, वो हमारा एग्रीमेंट होता है। तो जब दो पार्टी आपस में कोई एग्रीमेंट करे और दोनों ही पार्टी की ये इच्छा हो, इंटेंशन हो कि अगर किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट मतलब किसी भी पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो वो उसके खिलाफ क्या कर देगा? कोर्ट में केस कर देगा। ठीक है सर। तो सर जो पहले वाला केस था, फर्स्ट केस जो है हमारा कौन सा सर? राम सोल्ड कार टू मोहन, जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें हम बोलते हैं, इसमें बोला जाएगा राम वर्सेस मोहन। राम वर्सेस मोहन। और जो सेकंड केस है इसमें बोला जाएगा मोहन वर्सेस राम। फर्स्ट केस में गाइस राम वर्सेस मोहन क्यों बोला गया? क्योंकि राम ने मोहन के खिलाफ केस किया है, मोहन ने राम के खिलाफ केस नहीं किया। और सेकंड केस में मोहन वर्सेस राम क्यों बोला जाएगा? क्योंकि मोहन ने राम के खिलाफ केस किया है। तो जो
जो जिसके अगेंस्ट में केस करता है उसका नाम पहले आता है और बाद में उसका नाम होता है जिसके खिलाफ केस किया जाता है। ठीक है सर, यहां तक बात आ रही है समझ में? जी सर, पक्का जी। तो गाइज कोई ऐसा एग्रीमेंट जहां पे कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या हो, दोनों पार्टी का इंटेंशन हो, दोनों पार्टी का क्या होगा, इस इंटेंशन हो क्या करने का, लीगल ऑब्लिगेशन करने का, वही हमारा क्या कहलाता है गाइज, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कहलाता है। बात आ रही है सर यहां पे समझ में? जी सर, पक्का जी। ओके ओके, तो गाइज एक बार इनफोर्सिबिलिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है सर, लिखिए गाइज। इनफोर्सिबिलिटी दिख रहा है गाइज जी। तो इनफोर्सिबिलिटी समझिए क्या इस क्या होता है इनफोर्सिबिलिटी। पहले लिखते हैं इसको गाइज इनफोर्सिबिलिटी को। ठीक है सर, इनफोर्सिबिलिटी को समझिए। एन एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है गाइज, जहां पे दो प्रॉमिस एक दूसरे के साथ किए जाते हैं, एक दूसरे के बदले में, वो एग्रीमेंट होता है। तो एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी enforceable. An agreement is said to be enforceable by law if some intention exists on part of both parties to sue each other in case of non-fulfillment of their promises. क्लियर है गाइस? इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, जब एक एग्रीमेंट कब बोला जाएगा कि वो इनफोर्सिबल बाय लॉ है, एक एग्रीमेंट कब बोला जाएगा कि वो इनफोर्सिबल बाय लॉ है, जब दोनों ही पार्टी की इंटेंशन हो कि अगर किसी भी एक पार्टी ने अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया तो वो उसके खिलाफ क्या कर देंगे, केस कर देंगे। तो ये होता है इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जब दोनों ही पार्टी की ये इच्छा हो कि अगर दोनों ही पार्टी में से किसी ने अपना एक वादा पूरा नहीं किया तो वो उसके ऊपर केस कर देंगे, वो क्या कहलाता है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कहलाता है। ठीक है सर, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइस, कि एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है सर, तो देखिए क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं गाइस क्या एग्जांपल है। ठीक है सर, समझिए क्या है एग्जांपल। ठीक है सर, अब ये एक मिस्टर एक्स है, ये क्या है गाइस, मिस्टर एक्स है। ठीक है, और ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, दोनों ही फ्रेंड है, दोनों ही क्या है गाइस, फ्रेंड हैं, दोनों ही क्या है गाइस, फ्रेंड हैं। एक्स ने बोला भाई मैं तुझे आज अपने घर पे डिनर पे बुला रहा हूँ, मैं तुझे अपने घर पे डिनर पे बुला रहा हूँ। तो यानी कि एक्स ने वाई को क्या दिया, ऑफर दिया, ऑफर ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन का क्या दिया, ऑफर ही तो दिया। एक्स ने क्या बोला कि भाई मैं तुझे अपने घर पे बुला रहा हूं, मैं तुझे अपने घर पे बुला रहा हूं डिनर के लिए। उसने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। वाई ने कहा ठीक है भाई मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। ठीक है, वाई ने कहा लेकिन भाई देख मैं बिल्कुल आऊंगा डिनर पे, लेकिन मैं देख खाली हाथ नहीं आऊंगा, मैं जो लेके आऊंगा तुझे गिफ्ट वो तुझे लेना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है भाई ले लेंगे। तो वाई ने क्या दिया, वाई ने भी इसको ऑफर दिया कि भाई मैं जो भी तेरे लिए लेके आऊंगा वो तुझे लेना पड़ेगा, ऑफर्स टू गिफ्ट। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइज यहां पे एक्स ने ऑफर दिया, वाई ने एक्सेप्ट किया, फिर वाई ने ऑफर दिया और एक्स ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। एक्स ने ऑफर दिया, वाई ने एक्सेप्ट किया,
एक्स ने क्या ऑफर दिया था कि भाई मैं तुझे अपने घर पे डिनर पे बुला रहा हूं, वाई ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। वाई ने क्या किया गाइज, एक्सेप्ट किया। तो क्या हुआ गाइज, ऑफर किसके द्वारा दिया गया, ऑफर बाई एक्स, ऑफर बाई एक्स एंड एक्सेप्ट बाई मोहन, एक्सेप्ट बाई मोहन। ठीक है सर, तो ये भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक प्रॉमिस तो ये हो गया गाइज, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक प्रॉमिस तो ये हो गया, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्ट जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है वो सर, वो तो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है सर, तो एक प्रॉमिस ये हो गया। ठीक है, सेकंड गाइज, अब सेकंड वाले प्रॉमिस में क्या होगा, इस वाई ने ऑफर दिया था, तो ऑफर बाई वाई प्लस में एक्सेप्ट बाई किसके साथ, किसने एक्सेप्ट किया गाइज, एक्सेप्ट बाई, एक्सेप्ट बाई एक्स, सॉरी गाइज यहां पे मैंने मोहन लिख दिया है, ऑफर बाई एस एक्सेप्ट बाई वाई। ठीक है गाइज, यहां पे ऑफर बाई वाई एंड एक्सेप्ट बाई एक्स। ठीक है, ओके सर। तो गाइज यहां पे भी एक प्रॉमिस हो रहा है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब क्या हो गया गाइज, प्रॉमिस हो गया। ठीक है सर, प्रॉमिस हो गया, तो यानी कि ये एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है सर, अब सर समझिएगा, क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनफोर्सिबिलिटी बाई इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ के ऊपर, कि अगर इन पार्टी की इच्छा है कि ये एक दूसरे के ऊपर केस कर देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं गाइस, अब ये तो इन्होंने एक्स ने भी बोल दिया, वाई ने भी बोल दिया, बट किसी रीजन से वाई एक्स के घर नहीं जा पाया, वाई जिस टाइम पे वाई जिस दिन उसको जाना था एक्स के घर पे वो नहीं जा पाया, तो वाई डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, वाई ने अपना वादा नहीं निभाया। वादों का क्या है, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। ठीक है सर, तो वाई ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब क्या होगा सर, क्या एक्स वाई के ऊपर केस कर देगा, क्या एक्स वाई के ऊपर केस कर देगा, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। तो क्या वाई की एक्स की इंटेंशन है ये केस करने की, नहीं, या फिर इसका वाइस वर्सा, वाई गया तो सही डिनर पे लेकिन गिफ्ट लेके नहीं गया, वाई डिनर पे तो गया लेकिन गिफ्ट लेके नहीं गया, तो क्या अब एक्स वाई के ऊपर केस कर दे, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि वाई ने अगर अपना वादा नहीं निभाया तो वाई डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, तो क्या यहां पे एक्स वाई के ऊपर केस कर सकता है, एक्स कैन नॉट स्यू का मतलब क्या है गाइस, केस करना, एक्स कैन नॉट स्यू टू वाई, एक्स वाई के ऊपर स्यू नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर, या फिर वाई घर पे पहुंच गया एक्स के, बट एक्स ने बोला नहीं भाई मैं आज तो डिनर नहीं दे पाऊंगा तुझे यार, आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तो क्या वाई उसके ऊपर केस कर देगा, एक्स ने अब यहां पे अपना वादा पूरा नहीं किया, एक्स डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, तो क्या वाई उसके ऊपर केस कर दे, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं कर सकता केस। तो यानी कि वाई कैन नॉट स्यू टू एक्स, तो ये सिर्फ एग्रीमेंट ही बन के रह जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। तो बात आ रही है समझ में गाइस, कोई ऐसा एग्रीमेंट जिस पे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ना हो, वो क्या होता है, सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या हो, जुड़ा हुआ हो। तो आगे बात यहां पे समझ गए कि कैसे कौन सा एग्रीमेंट लॉ बन सकता है। जी सर, ठीक है। तो अब आई तो कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ा हो वो क्या कहलाता है सर, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब गाइस एक बार कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख लें। ठीक है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन लिख लीजिए मेरे साथ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H of Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law is a contract
कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या हो, इन्फोर्सबिलिटी जुड़ी हो, यानी कि दोनों पार्टी की इच्छा हो कि अगर किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो आई होप गाइस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है सर, लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आई कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस एग्रीमेंट में इन्फोर्सबिलिटी यानी कि कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा है और किस एग्रीमेंट में कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा नहीं है। तो कानून कहता है, लॉ कहता है टेंशन मत लो, मैं क्यों बैठा हूं। लॉ कहता है ये भी आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या सॉल्यूशन है देखते हैं गाइस। लॉ ने क्या किया, लॉ कहता है भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, मैं क्यों बैठा हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें कि किस पार्टी में हम मानेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है और किस पार्टी में हम मानेंगे इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है सर, कैसे। लॉ कहता है भैया हमने एग्रीमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लॉ ने एग्रीमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर किस किस पार्ट में, सर किस किस पार्ट में डिवाइड कर दिया। लॉ ने एग्रीमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर किस में, एक तो बोला कि एक होगा आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट, एक क्या होता है आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट, और एक होता है आपका सोशलिस्टिक एग्रीमेंट, सोशलिस्टिक एग्रीमेंट। ठीक है सर, लॉ ने कहा भैया एग्रीमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट और सेकंड इज योर सोशलिस्टिक एग्रीमेंट। ठीक है सर, और लॉ कहता है कि भाई जो भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट होंगे ना, जो भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट होंगे उसमें हम मान के चलेंगे ऑलवेज वी assume that there is always enforceability by law, there is always enforceability by law। और सोशलिस्टिक एग्रीमेंट में हम मान के चलेंगे we assume that there is no presence of enforceability by law, enforceability by law। कानून कहता है, लॉ कहता है भाई साहब देखो बात ऐसी है, हमने एग्रीमेंट को बांट दिया है 2 पार्ट्स में, एक तो है आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट और एक है आपका सोशलिस्टिक एग्रीमेंट। तो जितने भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट होंगे हम ये मान के चलेंगे कि वहां पे हमेशा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ रहेगा, और जो भी सोशलिस्टिक एग्रीमेंट होंगे वहां पे हम ये मान के चलेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं रहेगा। सर ये तो बात समझ में आ गई, बट कॉमर्शियल एग्रीमेंट और सोशलिस्टिक एग्रीमेंट क्या होते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं गाइस। कॉमर्शियल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं गाइस जहां पे पैसों की बात आ जाए, जहां पे पैसों से रिलेटेड हो जाए, वहां पे जो कोई ऐसे एग्रीमेंट जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जाए वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट कहलाता है। और सोशलिस्टिक एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जहां पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, सोशलिस्टिक एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जहां पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे कि अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, एक तो एक्स और वाई का जो उन्होंने डिनर पे बुलाया तो वहां पे कहीं पैसों की इन्वॉल्वमेंट थी क्या सर, नहीं, तो दैट इज अ सोशलिस्टिक एग्रीमेंट। कॉमर्शियल एग्रीमेंट क्या होगा गाइस, जहां पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जहां पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे कि राम और मोहन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार वाला, वहां पैसों की इन्वॉल्वमेंट है तो वो आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट है। तो कानून क्या कहता है भाई, जो भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट होगी वहां पे हमेशा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ रहेगा, और जो भी सोशलिस्टिक एग्रीमेंट होगा जहां पे वो उस वहां पे हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ यहां पे नहीं है। बात आ रही है समझ में गाइस? जी सर, पक्का जी, पक्का गाइस, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का ना, ठीक है। तो गाइस अभी तक जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जो जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकला है हमारा, ठीक है सर। और इसमें चीजें देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डेफिनेशन लिखवा दी। एग्रीमेंट आपको बता चुका हूं, एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखवा दी। अब गाइस मीनिंग ऑफ प्रॉमिस भी बता चुका हूं, मीनिंग ऑफ प्रॉमिस भी बताता हूं, बट डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार, डेफिनेशन लिख लीजिएगा गाइस एक बार, मीनिंग ऑफ प्रॉमिस क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रॉमिस की एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। ए पर्सन मेक्स अ ऑफर
मेक्स अ ऑफर या प्रपोजल बोल दीजिए गाइस, एक ही चीज है, प्रपोजल देना या ऑफर देना एक ही चीज है। ए पर्सन मेक्स अ प्रपोजल व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय अदर इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक पर्सन ने किसी को कोई ऑफर दिया, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया सर? वो प्रॉमिस बन गया। अच्छा सर, अगर उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो कुछ नहीं सर, फिर वो प्रॉमिस बना ही नहीं, फिर तो वो एक ऑफर बन के ही वहीं पे खत्म हो गया। बात आ रही है समझ में गाइस? ठीक है सर। तो जो पर्सन गाइस प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर बोला जाता है। ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, वैसे फटाफट बता रहा हूं गाइस। प्रॉमिसर कौन होता है? पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, और जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? प्रॉमिसी बोला जाता है गाइस, प्रॉमिसी। पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर, दैट इज नोन एज प्रॉमिसी। क्लियर है गाइस? ठीक है सर। अब आते हैं गाइस कंक्लूजन पे। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। तो गाइस अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या चीजें निकल के आई है। पहली चीज क्या निकल के आई है गाइस? पहली चीज तो ये निकल के आई है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट all agreements are not necessarily contract। सर बहुत ही बड़ी चीज है ये। एग्जाम में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन चाहे बीकॉम, चाहे सीए, चाहे सीएस, चाहे सीएमए, किसी का भी हो, ये क्वेश्चन 100% आएगा गाइस, 110%। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि एक्सप्लेन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नेसेसरी, आर नॉट नेसेसरी, आर नॉट लगाइए गाइस यहां पे, आर नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट, कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका रीजन बता दिया है गाइस। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना जब वो एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन सर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी जुड़ा हुआ हो, क्योंकि कोई एग्रीमेंट सोशलिस्टिक होगा तो उसमें इनफोर्सिबिलिटी जुड़ी हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि एग्रीमेंट सोशलिस्टिक भी होते हैं और कमर्शियल भी होते हैं, और सोशलिस्टिक एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी नहीं जुड़ती, तो जब तक इनफोर्सिबिलिटी नहीं जुड़ेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। बात आ रही है समझ में गाइस? ठीक है सर, क्लियर है यहां तक? ओके, अब समझिए गाइस। सेकंड एक और कंक्लूजन लिखिए, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है गाइज वो सभी एग्रीमेंट पे लागू नहीं होता, इट्स अ लॉ ऑफ ओनली दोज एग्रीमेंट्स which create legal obligations। ये सिर्फ उसी एग्रीमेंट पे लागू होगा जिसपे कि लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ी हुई हो, जिसपे कि क्या होगा इस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ी हुई हो। बात आ रही है समझ में गाइस? मीनिंग ऑफ प्रॉमिस क्या होता है बता चुका हूं। कंक्लूजन क्या क्या है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं चाहे तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पेपर में आएगा ही आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि ये पेपर क्वेश्चन में आएगा ही, सॉरी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं। और क्यों नहीं है इसका पूरा, ये जो हमने पूरा लेक्चर चला इसी बात पे हमने फोकस किया है। और सेकंड चीज कि
जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी एग्रीमेंट पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ उसी एग्रीमेंट पे अप्लाई होगा जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ा हुआ हो। अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं जुड़ा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा, वो कानून इनके ऊपर नहीं लगेंगे जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं। ठीक है गाइस, ठीक है सर। तो आई होप आज जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल सर। फिर भी अगर गाइस कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से कह रहा हूं गाइस, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। क्लियर है गाइस? ठीक है सर। सर ये जो मैंने चीजें लिखी है, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं वो चीज आपका लिंक उसमें डाल दूंगा और पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। So thanks for the watching guys, have a nice day.